डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी एक बार पुनः आप सभी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंस बीएससी प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक से। सब सीक्वेंस से पहले पिछले क्लास में डिस्कस किया गया है कि सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंस। तो बहुत जनरल तरीका है, आपको किसी टर्म का सब सीक्वेंस जानना है। मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है an, ठीक है, और इसके टर्म्स हैं। अगर एक फाइनाइट है a1 a2 a3 डॉट डॉट, ये इसके क्या है, टर्म्स हैं। अब देखिए कि अगर इसके क्या हुआ कि अब इसमें से इसके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स हैं और उनको हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग तरीके से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। कैसे सेलेक्ट किया, मान लीजिए हमने a1 को सिलेक्ट किया, a3 को सिलेक्ट किया, a5 को सिलेक्ट किया, a1 a3 a5 को बढ़ते हुए क्रम में सेलेक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं कि यह सीक्वेंस an का क्या है, सब सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए आपको ऐसे रेंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने a2 को पहले सेलेक्ट, a3 सेलेक्ट कर लिया, a2 सेलेक्ट कर लिया, a5 सेलेक्ट किया। देखिए इसमें भी इस सीक्वेंस की ही टर्म्स हैं, लेकिन यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, इसलिए हम इसको सब सीक्वेंस नहीं कर सकते। अगर हमको मैथमेटिकली डिफाइन करना है कि सब सीक्वेंस मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत आसान सा मेथड है कि आप क्या करेंगे, फॉर एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस n1 n2 n3 nk, ये कोई इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम का सीक्वेंस है, ठीक है ना, और इसकी पॉजिटिव इंटीजर बढ़ते हुए क्रम के धनात्मक जो पूर्णांकों के क्रम में अगर हम सेलेक्ट करते हैं टर्म्स को, तो उसको हम डिनोट करेंगे enk से, और enk क्या बोला जाएगा, यह सब सीक्वेंस बोला जाएगा, सीक्वेंस इसका an का। अब एक लॉजिक देखिए कि कैसे आप सपोज करोगे, मैथमेटिकली कैसे बताओगे कि कोई टर्म जो आपने सेलेक्ट किया है वह आपका सब सीक्वेंस है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सा थ्योरम है कि अगर कोई सीक्वेंस, ठीक है ना, अगर कोई सीक्वेंस an अपने लिमिट पॉइंट l पर कन्वर्ज कर रहा है, तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे उन सबका भी लिमिट पॉइंट क्या होगा, l ही होगा। ठीक है ना, कैसे आप बोलोगे, इफ an is converges to n, ठीक है, if and only if every subsequence also converges to n, ठीक है, मतलब कि अगर an सीक्वेंस l पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वह सब के सब क्या होंगे, l पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे, हम सपोज कर रहे हैं कि an जो है वह क्या कर रहा है, l पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस के मैथमेटिकल डेफिनेशन से आप पिछले क्लास में डिस्कस किए हो यह चीज कि आप कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus l is less than epsilon। यह हो गया आपका क्या चीज, an कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कन्वर्जेंट पॉइंट जब क्या है, l है। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर इसका कोई सब सीक्वेंस है, ठीक है ना, अगर इसका an के कोई सब सीक्वेंस है तो आपको दिखाना है कि इसका सब सीक्वेंस भी क्या करेगा, इस पर कन्वर्ट करेगा। अब यहां से आप देखेंगे कि हमने सपोज कर लिया n 0 is greater or equal to n, n is greater or equal to delta। इसी तरह हमने सपोज किया n 0 is greater or equal to n, and this implies that mod of a and k minus l is less than epsilon। और इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो कि a n k टेंड टू l, या जो सब सीक्वेंस a n k है इसका कन्वर्जेंट पॉइंट क्या है, l है। मतलब इस हाइपोथेसिस से आप बता सकते हो कि अगर किसी टर्म को या किसी ऑर्डर सेट को किसी भी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बनना है तो उसका एक ही हाइपोथेसिस है कि उसका कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होगा, सेम उसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट पॉइंट होगा। मतलब कि अगर an क्या हुआ, l पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका सब सीक्वेंस अगर an के है
तो यह भी यल पर ही कन्वर्ज करेगा। और अगर यह सब सीक्वेंस यल पर कन्वर्ज कर गया या यह सेट जो आपने ऑर्डर टर्म का सेट लिया है एल पर कन्वर्ज कर गया, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ए एन के इज द सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन। ठीक है, अब उल्टा कन्वर्जली इसका क्या होगा? कन्वर्जली आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जली इसमें नहीं प्रूव करने की जरूरत है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन देखिए। मैं फिजिक्स में आप जान रहे हो कि अगर मान लीजिए हमने एक लेंस यूज किया, छोटा सा लेंस है और इससे रेज पास कर रही हैं और ये जाकर के किसी एक पॉइंट पर क्या हो रही है, कन्वर्ज कर जा रही है। अब इसके सामने आप बड़ा सा लेंस अगर लगा लेते हो तो इससे पास करने वाली रेज भी इसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। अब देखिए इसको हमने यल मान लिया, ये हमारा ए एन के है और ये हमारा सीक्वेंस ए एन है। तो अगर ए एन ध्यान दिएगा, अगर ए एन का कन्वर्जेंट पॉइंट यल है तो ए एन के का भी कन्वर्ज पॉइंट यल होगा। यह हमारा नेसेसरी पार्ट है। अब सफिशिएंट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर सीक्वेंस ए सब सीक्वेंस ए एन के का कन्वर्जेंट पॉइंट यल है तो ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाता है कि इस यह सब सीक्वेंस जिस सीक्वेंस का ऑर्डर सेट होगा, जहां से यह सब सीक्वेंस बनाया गया होगा जिस सीक्वेंस से, उसका भी कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होगा, एल होगा। तो आपको सफिशिएंट पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप नेसेसरी पार्ट में बस आप प्रूव करोगे कि if any sequence an is converges at the point L, then its every subsequences is also converges at the same point here। ठीक है ना, ये हमारा सब सीक्वेंस का डेफिनेशन हुआ। ठीक है ना, अब सब सीक्वेंस के आधार पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, लोअर लिमिट या लिमिट इंफीरियर और अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर। पिछले जब हमने बाउंड्री थ्योरम के क्लास में आपको डिफाइन किया था कि किसी भी सेट का जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है, आप नॉर्मली अगर फाइनाइट सेट है तो उस एलिमेंट को आप क्या बोल सकते हो, सुपीरियर बोल सकते हो, सुप्रीमम बोल सकते हो, सुप्रीमम वर्ड यूज किया था हमने। और जो उसका लोअर एलिमेंट होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, उसका इनफीमम बोल सकते हो। थोड़ा सा जब हमने क्या किया कि सेट से कन्वर्ट किया किसमें, सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस के लिए जो वर्ड यूज किया हमने लिमिट अप्लाई किया और लिमिट निकाला, तो लिमिट में आपको क्या मिला, कोई रियल वैल्यू मिला जिस पर पूरा सीक्वेंस क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ। तो एक वर्ड यूज करें, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट या लिमिट इनफीरियर, लिमिट इनफीरियर। तो जब क्या करते हैं कि किसी सीक्वेंस में लिमिट अप्लाई करते हैं और उस सीक्वेंस का जो इंफीरियर होता है, इनफीमम ऑफ द लिमिट एन, ठीक है ना, इज कॉल्ड द लोअर लिमिट। सिंबॉलिकली अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर किसी सीक्वेंस एन का आप इनफीमम निकालते हो, क्या करते हो, इनफीमम निकालते हो, और इनफीमम निकालने के बाद अगर उसमें आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो वह जो वैल्यू देगा वह वैल्यू क्या कहा जाएगा, लोअर लिमिट और लिमिट इनफीरियर। क्या बोलेगा, लिमिट इनफीरियर। ठीक है, दूसरा इसका सिंबल यूज कर सकते हैं आप, लिमिट एंड टेंड टू इनफाइनाइट, अंडरलाइन कर देंगे एन। ए भी डिनोट करता है किसको, लोअर लिमिट या लिमिट इनफीरियर को। और भी इसके सिंबल यूज कर सकते हैं, लिमिट अंडरलाइन कर देंगे एन, ए भी डिनोट करेगा किसको, लिमिट इनफीरियर को। दूसरी तरफ इसका कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा जो हमारा वर्ड होगा वह होगा अपर लिमिट, अपर लिमिट और लिमिट सुपीरियर। क्या चीज, लिमिट सुपीरियर। सेम बिल्कुल कि अगर किसी सीक्वेंस का, ठीक है ना, सुप्रीमम आप निकालते हैं और सुप्रीमम निकालने के बाद उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो वह वैल्यू क्या देगा, उसका अपर लिमिट देगा। बस आपको ऊपर डैश कर देना है, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, ऐसे भी कर सकते हो एन, या फिर इस सिंबल से भी यूज कर सकते हो। यह भी क्या है, आपका अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर है। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम सेट थ्योरी में थे तो सेट थ्योरी से हमने क्या, सेट थ्योरी में क्या बताया, बाउंड और इंटरवल में, कि किसी भी सेट का, नॉन यूनिटी सेट का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है नॉर्मल फाइनाइट सेट के लिए, उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को आप क्या बोलते हो, सुप्रीमम बोलते हो। जो उसका लिस्ट एलिमेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, इनफीमम बोलते हो। ठीक है ना, अब देखिए जब इनफाइनाइट सेट से हमने क्या किया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को कन्वर्ट किया सीक्वेंस में, एक ऑर्डर तरीके से उसको सेट किया, तो सेट करने के बाद हमने सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस को क्या किया, कन्वर्ट कराया किसी पॉइंट पर, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाया। तो अगर कोई सीक्वेंस है
और उस सीक्वेंस का अगर इन्फीमम आपको पता है और इन्फीमम ज्ञात करके आप उसका क्या निकालते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमेशा लोअर लिमिट को या लिमिट इंफीरियर को देगा। अगर आप फिर दूसरा सिंबल है इस लिखने का, या आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हो, इस सिंबल से भी आप डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी। देखिए इसमें बस अंडरलाइन अगर नीचे किया गया है या लोअर लिमिट को करता है। और जस्ट इसका अपोजिट, इस सेट के अगर सुप्रीमम में, सीक्वेंस के सुप्रीमम में अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और वह लिमिट ऐसे आप ऊपर अंडरलाइन करेंगे, है ना, ऊपर लाइन खींचेंगे, बार कोड से डिनोट करेंगे, तो यह लिमिट क्या करेगा, सुपीरियर करेगा। तो सीक्वेंस से में और लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर के आधार पर बहुत से थ्योरम है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जीएलबी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या यूज है, लिस्ट अपर बाउंड का क्या यूज है, कैसे हम लोअर लिमिट ऑफ सुपीरियर की सहायता से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लिस्ट अपर बाउंड को निकाल सकते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम को निकाल सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे कि फिर कैसे हम इनके बीच में कोरिलेशन निकालें और कौन कौन से थ्योरम है जो इनको इंटरकनेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल से देखेंगे कि अगर यहां से कोई सेट दिया है -1 +1 प्लस -1, ठीक है, +1, तो इसका जो लोअर लिमिट होगा क्या होगा, लोअर लिमिट या लिमिट इंफीरियर होगा वह क्या होगा, -1 होगा। और इसका जो अपर लिमिट होगा, ठीक है, वह अपर लिमिट क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं -1/1/n+1, ठीक है ना, अगर इस एग्जांपल को हम लेते हैं तो इस एग्जांपल से भी आपको ये मिलेगा, इसका जो लोअर लिमिट है वह -1 है, इसका जो अपर लिमिट है, ठीक है ना, वह क्या है आपका +1। तो ऐसे आपको बहुत से टेक्स्ट बुक मिलेंगे, जिस टेक्स्ट बुक में इसके आधार पर डिस्कस किया गया है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को कैसे हम डिफाइन करते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि किसी सीक्वेंस के इन्फीमम में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वह लोअर लिमिट या लिमिट इंफीरियर देगा, और किसी सीक्वेंस के सुप्रीमम को निकाल करके उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वह क्या देगा आपका, अपर लिमिट। एग्जांपल देखिए -1 +1 -1 +1 कोई सीक्वेंस है तो यह इसका लोअर लिमिट -1 लोअर लिमिट होगा, +1 इसका क्या होगा, अपर लिमिट होगा। अगर हम एक सीक्वेंस an को डिनोट कर रहे हैं -1n 1/n+1, ठीक है, तो इसका जब आप वैल्यू पुटअप करोगे, इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद दो वैल्यू आएगी, एक -1 आएगा और एक +1 आएगा, तो -1 इसका लोअर लिमिट होगा या आपका लिमिट इंफीरियर होगा, और +1 इसका अपर लिमिट या फिर आपका लिमिट सुपीरियर होगा। तो फिर आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट से हम सुप्रीमम और इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोएस्ट अपर बाउंड को कैसे डिस्कस करें।